सो गाइस, अभी तक हमने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखा कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंस करते हैं। हमने सीखा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में क्या अंतर है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैट्रिक्स में होती हैं पर डिटर्मिनेंट में नहीं होती हैं, डिटर्मिनेंट में होती हैं मैट्रिक्स में नहीं होती। तब गाइस हम लोग अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अब प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। सही मायने में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर से। क्यों? क्योंकि इस पर 4 नंबर का सवाल आप बार बार देखेंगे। मोस्टली जो सवाल रिपीट हुआ है वो इसी टॉपिक से हुआ है। आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। करेक्ट? तो क्या है ये प्रॉपर्टीज, कैसे हमें इन्हें यूज करना है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, फिर मैं आप लोगों को इनको यूज करने के तरीके से कहूंगा। पहले आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी आखिर है क्या। करेक्ट? तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6 प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की दी रखी है। उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी से शुरू करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 8। द ट्रांसपोज ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन सेम, यानी किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज अगर हम कर दें तो अभी उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसकी वैल्यू है वही उसके ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू आएगी। एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूं। जैसे मैंने एक डेल्टा लिख दिया है 1 2 3 4 5 2 3 -1 2, इसको खोलकर मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है। करेक्ट? अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं। ट्रांसपोज करना आता है सबको। रो को कॉलम वाइज लिख रहा हूं 4 5 2 3 -1 2, और अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा बेटी। ध्यान रखना कैसे एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सपेंड चेक कीजिएगा सभी। तो देखा आपने, जो वैल्यू डेल्टा की रही वही वैल्यू डेल्टा डैश की आई है, यानी डेल्टा डैश इक्वल्स टू डेल्टा। बहुत काम आएगी, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यानी ट्रांसपोज करने पर कोई भी वैल्यूज पर फर्क नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट्स विल बी ट्रांसपोज्ड, है ना, जब ये ट्रांसपोज की जाएगी। या दूसरे वर्ड में कहूं, द ट्रांसपोज ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बेहतरीन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आते हैं। So guys, property number 2. If we interchange 2 rows or 2 columns of a determinant, then the value of the determinant remains same but opposite in sign. मतलब अगर हम किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो को आपस में इंटरचेंज करें, जैसे R1 को R3 के साथ या R2 को R3 के साथ या R1 को R2 के साथ, या 2 कॉलमों को आपस में इंटरचेंज करें, तो उसकी वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका आंसर -49 आ रहा है, तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट के अंदर चेंज करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 49 आएगा। चेक करते हैं, एग्जांपल आपके सामने है। चलिए साहब, मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूँ। R1 को कर देता हूँ, चलिए मैं R2 के साथ। ठीक है, देन क्या होगा बेटा, देखेंगे जरा। 4 5 2 ऊपर पहुंच गया, 1 2 3 नीचे आ गया, 3 -1 2। और मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करना आता है सबको, मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या खास बात देख रहे हैं, जो वैल्यू पहले माइनस के 49 थी, अब क्या आ गई प्लस के 49। तो क्या सीखा है सेकंड प्रॉपर्टी में, कि जब भी हम किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू का साइन बदल जाएगा। यानी अगर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट दिया गया है 1 2 3 2 1 0 3 3 4 5 ये दे दिया मान लीजिए, और आप करना चाहते हैं R1 इंटरचेंज विद R2, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिख दीजिए, बस इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा। 2 1 3 1 2 3 3 4 5, यानी जब भी कभी आप डिटरमिनेंट के अंदर इंटरचेंजिंग करेंगे तो हर एक माइनस लगा देंगे। उस माइनस का मतलब वही साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आते हैं। तो गाइस अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 3? इफ 2 rows or 2 column of a determinant are identical or same or proportional, then the value of the determinant is 0. बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टियों में दिए गए बेटा। ज्यादातर विदाउट एक्सपेंडिंग के सवाल हम इसी प्रॉपर्टी के व्याप पर करेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल जनरेट किया है उसमें R1 और R3 आपको एक जैसी दिख रहे होंगे। ठीक है, तब मैं इसको एक्सपेंड करके देखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 + 8 -2
-3 +4 +3 -2 हाँ जी, ये तो 14 हो गया, टैली कीजिएगा। ये -2 हो गया, ये -12 हो गया, इट विल बी 0। तो ये तो पक्का है बेटा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए। फिर यहाँ पर ये बच्चे इस बात को कहते हैं, बोले प्रोपोर्शनल से मतलब भी सीधे तौर पर मैं कहूंगा, जैसे मान लीजिए कि एक रो है 1 2 3 और एक रो लिख रहे 2 4 6, एक है 3 1। आप क्या रिलेशन देख रहे हैं इन दोनों रोज में? इन दोनों रोज में आप चेक करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/3। इसी को तो प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, सेम रेशियो होना। तो अगर ये सेम रेशियो में है तो अभी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। यानी कि अगर प्रोपोर्शनल भी है तो अभी क्या होगी? 0। आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, खोलकर देख लीजिएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो क्या सीखा इस प्रॉपर्टी में हमने कि दो रो या दो कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट के एक जैसे हो गए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा? 0 रहेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। विदाउट एक्सपेंडिंग वाले ज्यादातर सवालों में, मोर देन 90% सवालों में हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट बेटा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी स्केलर, यानी स्केलर मतलब कांस्टेंट, इन द डिटरमिनेंट, देन इट विल बी मल्टीप्लाई ओनली इन वन रो और वन कॉलम। या तो केवल एक रो में होगा या केवल एक कॉलम में। अब बोले मतलब इस बात को हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया है और मुझसे कहा गया मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई एक रो में या एक कॉलम में कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, आप किसी भी एक रो में, आपकी मर्जी। आप कहते हैं नहीं सर मैं तो R2 में करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर दीजिए साहब। 6 2 4 4 2 3 और अब आप खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बच्चों तो बोले इतना करने की जरूरत है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, उसके 2 से इंटू कर दें। आप कर सकते हैं, पर मैं तो एज ए प्रॉपर्टी आपको ये समझा रहा हूँ कि हमें प्रॉपर्टी में करना क्या है। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी डिटरमिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो केवल एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। अब किसमें करना है वो हमारे सवाल की कंडीशन बताएंगी, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमें किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यही बात कॉमन पर भी लागू होती है। अगर आप डिटरमिनेंट में कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो एक बार में एक रो से कॉमन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। याद कीजिए मैट्रिक्स में कॉमन निकालना होता था तो हर एक एलिमेंट से आना चाहिए था, या मल्टीप्लाई भी करना होता था तो हर एक एलिमेंट से करते थे। याद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो केवल एक रो में या एक कॉलम में होगा। सेम है, अगर आपको कॉमन निकालना है तो वो भी एक रो से या एक कॉलम से ही कॉमन निकल कर आएगा। अच्छी बात समझिएगा इस प्रॉपर्टी को, काम की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 5, ये स्टेटमेंट वाइज नहीं, आप इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल एक डिटरमिनेंट की हेल्प से समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि वो दो दो एलिमेंट के सम से बन रही है बेटा, तो आप उसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बट जब आप ब्रेकिंग कर रहे होंगे डिटरमिनेंट की, तो एक बात ध्यान रखिए, एक बार में एक ही रो ब्रेक होगी, बाकी दोनों की दोनों रो दोनों की दोनों डिटरमिनेंट में एज इट इज नोट हो जाएंगी। यानी एक बार में हम डिटरमिनेंट की केवल एक रो को ही ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और बच्चे अक्सर कहते हैं बोले भैया ऐड करेंगे तो 2 2 हो जाएगा। भैया डिटरमिनेंट ऐसे ऐड होती ही नहीं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लो डिटरमिनेंट ऐड हो गए। कभी किया है क्या? नहीं करते ना। तब सीधी सीधी बात है, इस प्रॉपर्टी का कहना यह है कि जब आप डिटरमिनेंट को ब्रेक करेंगे तो एक बार में एक रो को ही तोड़ सकते हैं, बट दोनों की दोनों रो बची वाली वो दोनों डिटरमिनेंट में सेम की सेम नोट होंगी, यानी वो ब्रेक नहीं होंगी। अब यहां पर आकर बच्चों की कई सारी क्वेरीज आती है, बच्चे मुझसे कई सारी क्वेरी करते हैं। नंबर 1, बोले भैया चलिए आपने एक रो, आपने बताया एक रो के एलिमेंट इस तरह आते हैं जो दो एलिमेंट का सम है। मे बी पॉसिबल दो रो के एलिमेंट ऐसे हों जो दो एलिमेंटों का सम हो, तब हम कैसे ब्रेक करेंगे? क्या हम उसे भी ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर तरीका देखिएगा। एक बार में एक रो को पकड़ेंगे पहले, तो यानी एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी यानी ए बी सी हो गया, और बाकी दोनों की दोनों रो दोनों डिटरमिनेंट में एज इट इज, ठीक। अब इसको फर्दर ऑपरेट करेंगे। आपके पास सेकंड रो को पकड़ लेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट को तोड़ देंगे, एम एन ओ एस टी क्यू, ठीक है, एस टी क्यू, और बाकी दोनों रो दोनों डिटरमिनेंट में एज इट इज। ऐसी सेम इधर इस तरह से एम एन ओ और एस टी क्यू, ठीक है, बाकी दोनों रो एज इट इज नोट कर देंगे। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। अगर मान लो तीन भी होते, तीनों रो इस तरह से होती कि दो एलिमेंट का सम होती, तब क्या होता? पहले एक, फिर दो, और फिर यहां से ऐसे होते, यानी कुल मिलाकर 8 डिटरमिनेंट होते हैं। बोले भैया इससे फायदा क्या होगा? भैया फायदा पता चलेगा सवालों में।
अभी हम प्रॉपर्टीज पर काम कर रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी आपको जब एग्जाम्पल आएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी यूजफुल प्रॉपर्टीज है। बात यहाँ क्लियर होगी बेटा? कैसे करना है? क्लियर हो गया? तो प्रॉपर समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, एक बार में एक ही ब्रेक होगी। फिर एक बच्चे ने मुझसे क्वेरी की, बोले भैया क्या केवल ये दो डिटरमिनेंट कोई दो एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट हो सकता है क्या? तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। मान लीजिए यहाँ ऐसे होते, तीन एलिमेंट होते, एक जनरल बात कह रहा हूं मैं आपसे, है ना, तो एक और तीसरा डिटरमिनेंट हमारा तैयार हो जाता। और फिर वही कहानी, एक बार में एक ही रो ब्रेक होगी, बाकी दोनों रो तीनों डिटरमिनेंट में एज इट इज नोट होंगी। ठीक है, ये बात जो प्लस पर लागू हो रही है माइनस पर भी लागू होती है। मान लीजिए यहाँ बीच में माइनस होता तो माइनस आ जाता यहाँ पर साइन। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। अच्छी तरह से क्लियर हो गया सबको? तो प्रॉपर समझ में आ गया? प्रॉपर्टी 5 अच्छी तरह से बोर्ड पर देख लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आई दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है वी कैन यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन लाइक r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2, c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 माइनस c3। ऐसे ऑपरेशन तो पहले भी पता पड़ चुका है, याद होगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाला करते थे, वहां ऐसे ऑपरेशन यूज किया करते थे या नहीं? तो वही ऑपरेशन से, कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है आपको, पर दो तीन बातें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा मैं आपको। पहली बात, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे तो वहां केवल सवाल में या तो रो का इस्तेमाल करते थे या केवल कॉलम का करते थे ना, बट यहाँ पर हम एक ही सवाल के अंदर रो का और कॉलम का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन हमने पहले रो का इस्तेमाल किया और अब हमें लग रहा है कि अगला ऑपरेशन हमें इसमें कॉलम का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें सुविधा मिल रही है, तो आप कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि नहीं केवल रो का होगा या केवल कॉलम का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों तरह के ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप इस ऑपरेशन को ध्यान से देखिएगा, मैं जिसको चेंज कर रहा हूं उसको मैं पहले नंबर पर लिखता हूं और पीछे दूसरी रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं। यानी अगर मैं C1 को चेंज कर रहा हूं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत है। जिसको मैं चेंज कर रहा हूं वो पहले नंबर पर आना चाहिए, पीछे आप कुछ भी कीजिए, प्लस माइनस कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात जो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 तो कर सकते हैं, पर आप सोचे कि r1 टेंड्स टू r1 इंटू r2 या r1 टेंड्स टू r1 अपॉन r2 कर दूं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो सारी बातें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस पर लागू होती थी वो सारी बातें यहाँ पर भी लागू होती हैं। यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन तो सेम ही रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर एक चेंज हो गया कि आप एक ही सवाल में आप कॉलम और रो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टीज सीखी थी। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, मैं 6 प्रॉपर्टीज को रिवाइज करूंगा एक बार प्रॉपर तरीके से। तो गाइस 6 प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर 1, द ट्रांसपोज ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। नंबर 2, if we interchange two rows or two columns of a determinant, then the value of the determinant remains same but opposite in sign. Number 3, if two rows or two columns of a determinant are same or identical or proportional, then the value of the determinant is 0. Property number 4, if we have to multiply or divide by any scalar in the determinant, then it will be multiplied only in one row or one column. Correct? सेम ये बात कॉमन पर भी लागू होती है। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर एक रो इस तरह से है कि वो दो एलिमेंटों की सम से बनी है, तो आप उसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। पर जब आप ब्रेक कर रहे होंगे तो दोनों ही डिटरमिनेंट में बाकी की दोनों रो सेम उतरेंगी, यानी एक बार में एक ही रो ब्रेक होगी, बाकी दोनों रो एज इट इज रहेंगी। करेक्ट है? प्रॉपर्टी नंबर 6, वी कैन यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस लाइक दिस वन, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इस तरह से आप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज की बात। कुछ एक छोटी छोटी बातों के साथ क्लास को एंड करूंगा। अगर किसी डिटरमिनेंट के एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, एक रो के सारे एलिमेंट 0 है डिटरमिनेंट के, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ध्यान रखिएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। दूसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बहुत भली भांति परिचित होंगे सभी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ i इक्वल्स टू 1। ये दोनों चीजें आपको बार बार काम में आएंगी, तो बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब सबको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। गाइस आज की क्लास में यहीं पर छोड़ता हूँ।
क्योंकि हम इसका यूज कल से सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बट आपको बहुत जरूरी है कि आज इन सारी प्रॉपर्टीज को बेहद ध्यान से अच्छी तरह से नोट करें, एक नोट कॉपी बनाएं। नोट कॉपी में अब तक डिटरमिनेंट की जितनी भी डेफिनेशंस हुई हैं वो सारी नोट हो, ये प्रॉपर्टीज हैं वो सारी नोट हो, तब आप इन्हें कल से इसका यूज सीखेंगे। तो यूज थोड़ा सा समझने का आर्टिकल है, हमें कैसे यूज करना है, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है गाइस। एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट समझाया था, तो पहले आप एक्सरसाइज 4.1 लगाएंगे, देन 4.1 लगाने के बाद कुछ सवाल मैंने बोर्ड पर छोड़े हैं, आप इनको लगाएंगे। ठीक है, कल की क्लास जब आपको मिलेगी तो उसमें इसके आंसर्स होंगे, आप आंसर्स मैच कर सकते हैं कि सबसे पहले जो बोर्ड का फोकस होगा वो इन्हीं के आंसर से होगा। तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए अच्छी तरह से इन सवालों को, क्योंकि आज को होमवर्क में आपको इनको भी अटैच करना है। ठीक है।